नमो नानस्य नमो सुदंसनस्य। आप सभी को जय जिनेंद्र। ट्यूसडे को गुरुजी ने आज के लिए क्लास को शिफ्ट करने का एक प्रपोजल दिया था कि क्लास थर्सडे की जगह अगर सैटरडे हो जाए। तब मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, नहीं इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने अपने शेड्यूल को चेंज नहीं किया था। देन आई थॉट कि ये क्लास कंटिन्यू या तो प्रीति करेंगी या हमारे ग्रुप में एक दो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं जिनको प्राकृत बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, दिनेश जी वगैरह, सुनैना जी हैं, या उनसे स्टार्ट कराऊंगा। फिर मैंने सोचा चलो खुद मैं एक प्रयास कर लेता हूँ। गुरुजी से इतने दिन हमने प्राकृत सीखी है। किसी भी गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उसका शिष्य जो दे सकता है वो यही है कि वो प्रेजेंट करे, शो करे कि मैंने जो आपसे सीखा वो वही है जिस अपेक्षा से आपने मुझे सिखाया था। 25 अप्रैल, 26, 23, 28, 29 अप्रैल स्टार्टिंग की जो भी क्लासेस थी वो बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी नॉलेज के साथ थी। मैंने एक पीपीटी तैयार की है जिसमें जो स्टार्टिंग की क्लासेस थी इंट्रोडक्टरी, सिर्फ वही कंटेंट इस क्लास में रखा है। थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करनी होगी कुछ चीजों को लेकर के, ठीक है। आइए हम प्राकृत भाषा को समझने का, सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भाषा की परिभाषा या स्वरूप, मतलब हम भाषा किसे कहेंगे। भाषा वचन योगिक क्रिया है। देखिए 3 योग हमने अपने जैनिज्म में, जैन दर्शन के अंदर पढ़े हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो मनोयोग है। जो भी भाव, आत्मा से जनित भाव, कार्बन शरीर को क्रॉस करते हुए मन योग की रीच में, पहुंच में आते हैं और मन उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया स्टार्ट कर देता है, तो वो मनोयोग की क्रिया है। अभी मैं कर्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्रिया की कर रहा हूं। अगर उस मनोयोग की क्रिया पर कुछ चिंतन स्टार्ट हो जाए, कुछ थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो व्यक्ति सोचता है कि जो मैं, मेरे मन में चल रहा है, मैं इसको व्यक्त करूं। उस व्यक्त करने के लिए जो योग उसको चाहिए वो वचन योग है। और वचन योग के माध्यम से वो जो भी व्यक्त करता है, जिसे अन्य व्यक्ति समझ सके, वो समझा सके, वह भाषा है। भाषा वचन योग योगिक क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों और विचारों को अन्य व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान करता है। भाव आत्माजनित, विचार मनोयोग ने पैदा किए, उनको व्यक्त करने का माध्यम वचन योग, और जो व्यक्त किया गया जिसके थ्रू, दैट इज लैंग्वेज, वो भाषा है।
आइए भाषा का वर्गीकरण करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर लगभग 3000 भाषाएं हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। और इन 3000 भाषाओं को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन 13 कैटेगरीज। 13 कैटेगरीज बन जाएंगी। नंबर 1 पर भारोपीय। भारोपीय से मतलब है वो भाषा जो भारत और यूरोप के देशों में बोली जाती है। नंबर 2 द्रविड़। ये द्रविड़ भी भारतीय भाषा है, भारत के साउथ के हिस्से में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये द्रविड़ भाषाएं हैं। इसका मतलब ये हो गया, जब हमने भारोपीय में भारत की भाषाओं का नाम लिया तो ये द्रविड़ से अलग भाषाएं हैं भारोपीय में। यानी ये नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है उसकी भाषाएं हो सकती हैं। चीनी, सेमेटिक, हेमेटिक, यूराल, अल्टाइक, काकेशियन, जापानी, कोरियाई, मलय पालेशियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, बुशमैन, बांटू, सूडान, अमेरिकी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस इन भाषाओं को आप इनके नाम याद कर लें, सिर्फ एक नॉलेज के लिए हैं कि ये 13 कैटेगरीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर 3000 भाषाओं की। आइए अब हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। अभी जब मैंने पीछे बात करी कि द्रविड़ और एक भारोपीय, यानी भारत में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं जनरली हम उसके 2 पार्ट्स कर सकते हैं। भारत में आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। वैसे तो आर्य जो पहले आए और नॉर्थ इंडिया के थ्रू साउथ में ही पहुंचे थे, कुछ, सभी नहीं, कुछ, क्योंकि साउथ में अफ्रीका से भी लोग आए हैं, आर्यंस भी हैं। तो पूरी भारत की भाषाओं को हम आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाओं में डिवाइड करते हैं। आइए द्रविड़ परिवार की भाषाओं को थोड़ा अलग करके सिर्फ आर्य भाषाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। जो भारत की आर्य भाषाएं हैं, काल की दृष्टि से उनको 3 भागों में बांटा गया है। कैपार्ट, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इनका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 1000 वर्ष का समय है ये। इस 1000 वर्ष को हमने फिर 2 भाग कर दिए, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल रहा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 700 वर्ष का। और लौकिक संस्कृत का रहा 800 से लेकर 500, यानी लगभग 300 वर्ष का। ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, वैदिक और लौकिक संस्कृत। प्राचीन के बाद आइए मध्यकाल में आ जाते हैं। और ये जो मध्यकाल है इसका समय हमने लिया है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो 1500 वर्ष का समय हो गया, यानी ईसा से पहले 500 और उसके आगे 1000। इन 1500 वर्षों में जो काल के हिसाब से, मैं क्षेत्र के हिसाब से वर्गीकरण नहीं कर रहा हूं, तो हमारे पास 3 तरह की भाषाएं मिलती हैं। पाली, ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व तक पाली। प्राकृत, 1 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। पाली का 500 वर्ष का काल लिया है, प्राकृत का 500। अपभ्रंश, 500 ईसा से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और तीसरा जो काल है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, वो 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का। मैं आपसे प्रश्न करूंगा थोड़ी देर में। जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, उसको मेमोराइज करने की, याद रखने की कोशिश करना। आइए, जो वैदिक काल था, वैदिक संस्कृत का, वो कहां से कहां तक था? बताइए, आप में से हैंड रेज करें
वैदिक संस्कृत का काल कहां से कहां तक था? मंजू जैन। हाँ जी मंजू जी बताइए, बोलिए। 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। हाँ ठीक है, थैंक यू। बाकी हैंड डाउन कर लेंगे। 1500 800 तक का ये जो काल था, इसको वैदिक काल इसलिए कहा, वैदिक संस्कृत काल, क्योंकि इसमें चारों वेद, ब्राह्मण, उपनिषदों की रचना हुई थी। डॉक्टर डागा जी ने हैंड रेज किया है। शायद कोई जरूर क्वेरीज होगी, पर क्वेरी ऐसी ना हो जो बहुत टिपिकल हो, क्योंकि मैं बहुत विद्वान नहीं हूं। थोड़ा रुक करके ले लेते हैं आपकी क्वेरी। जो सेकंड पीरियड है लौकिक संस्कृत का, 800 से लेकर 500 तक का ईसा पूर्व, ये वो काल है जिसके अंदर रामायण, महाभारत, ये काव्य लिखे गए, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। पाणिनि ने अपने व्याकरण में लौकिक संस्कृत को जकड़कर उसे सदा सर्वदा के लिए एक स्थायी रूप दे दिया। देखिए ये पाणिनि का कंट्रीब्यूशन है, जिसने लौकिक संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार की, नियम बनाए, और वो नियमबद्ध व्याकरण रूपी भाषा लौकिक संस्कृत के नाम से जानी जाती है। मैं आपसे एक प्रश्न यहां ये करता हूं, वापिस चलते हैं कि देखिए पाली का नहीं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का देखो, प्राकृत 1 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा तक है। चलिए डॉक्टर खेमचंद जी, डागा जी से मैं अलाउ करता हूं। हाँ जी डागा जी। भगवान ऋषभदेव से भाषा निकली है, तो ये अभी भाषा भी तो कब से निकली बता रहे हैं? भगवान ऋषभदेव से भगवान ऋषभ भाषा निकली है, सब ब्राह्मी लिपि वगैरह हो, तो फिर वो तो जब से भाषा, तो अभी अब बता रहे, अभी के बता रहे, कैसे समझना? हाँ मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर, मैं उसी पर आ रहा था, मैं आता हूँ। भगवान ऋषभ देव से भाषा निकली थी, भगवान ऋषभ देव के समय में ही भाषा का निर्माण हो गया था। जी जी मैं आता हूँ उसी पर। फिर अभी आप बता रहे, अभी ईश्वर अभी से बता रहे थे, सर मैं आता हूँ, कैसे क्या? मैं आपकी क्वेरी पर ही आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ। देखिए हमने जो भाषा का काल, अभी मैंने कहा था ना कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं, और वो मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब का प्रश्न हो गया। उन्होंने खुद मुझसे पूछ लिया कि भाषा तो भगवान ऋषभ देव से पहले भी भाषा थी, कितनी चौबीसी हो जाए, भाषा हमेशा थी। देखिए हमने जो भाषा का काल गणना शुरू की, वो की 1500 ईसा पूर्व से। एक बात समझिए कि किस काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी, इसको प्रमाणित करने का तरीका है जो आज के समय में साहित्य उपलब्ध है वही। अगर आपके पास लिटरेचर नहीं है, साहित्य नहीं है, तो हमारे पास, हम मौखिक रूप से कह सकते हैं कि उस वक्त ये भाषा थी, उस वक्त ये बोला जाता था, ये अक्षर थे, वो हम कह सकते हैं, पर उसको क्लेम करने के लिए हमारे पास उस वक्त का लिटरेचर होना जरूरी है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास जो लिटरेचर अवेलेबल है वो है 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, वो वैदिक संस्कृत का काल है जिसमें वेद, उपनिषद वगैरह लिखे गए। अब मैं दूसरा प्रश्न आपसे ये करता हूं, प्राकृत भाषा जिसे हमने इतना, यानी संस्कृत को पहले माना और प्राकृत का काल बाद में लिया है। मैं आपको एक बात यहीं क्लियर कर देता हूं, ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक 1500 वर्ष का समय है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों ही प्राकृत हैं, ये तीनों ही प्राकृत हैं, नाम अलग अलग हैं। पाली भी प्राकृत है, प्राकृत तो प्राकृत है ही,
और अपभ्रंश भी प्राकृत है। इसको डिस्कस करेंगे। ये तीनों प्राकृत हैं। दुर्भाग्यवश इनका जो लिटरेचर साहित्य लिखित में आया, दुर्भाग्यवश इसलिए कह रहा हूं कि हमने प्राकृत जो कि बहुत पहले की भाषा है, संस्कृत से भी पहले की है, उसका काल हमने बाद में लिया है। क्यों? पाली भाषा बुद्धिज्म की है। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी पूर्व तक का उनका साहित्य हमें मिलता है इस काल में। तो हमने उस काल की भाषा को, ये मैं यहां पर लिखता हूं, उस काल की भाषा को हमने पाली कह दिया। भगवान निर्माण के 700-800 वर्ष के बाद हमें कुछ जैन आगम और लिखित में अपना साहित्य मिलता है, तो इसलिए प्राकृत का समय पाली के बाद का गणना में आया। और अपभ्रंश तो इनका अपडेटेड वर्जन है, कुछ मॉडर्नाइज वर्जन है प्राकृत और पाली का, प्राकृत का विशेषता। तो ये क्लियर है कि ये तीनों भाषाएं किसी न किसी रूप में वैदिक काल से भी पहले थी। या मैं ये कह सकता हूं, कोई भाषा अगर वैदिक काल से पूर्व थी तो उस भाषा का नाम था प्राकृत। पर वो लिटरेचर हमारे पास नहीं है, वो साहित्य हमारे पास नहीं है जिसके बेस पर हम क्लेम कर सकें कि संस्कृत से पहले प्राकृत थी। परंतु यह प्राकृत स्वयं इस बात को प्रूव करेगी, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका नाम, कि यह भाषा संस्कृत से भी पहले थी। यह जन भाषा थी, आम लोगों के बीच में बोली जाने वाली भाषा थी। यह जन भाषा वैसे तो संस्कृत से पहले, प्राकृत का वर्ड देखिए, प्राक प्लस कृत। प्राक मीन्स पहले, कृत मीन्स की हुई। जो संस्कृत से भी पहले की है उसको प्राकृत कहा। एक कारण तो यह हो सकता है, एक प्राकृत, प्राकृत या अकृत्रिम, जो नेचुरल है उसको भी हम प्राकृत कह सकते हैं। नेचुरल मीन्स जो भाषा एक कॉमन मैन के द्वारा बोली जाती थी, जन भाषा थी, उसको हमने प्राकृत कहा। जब यह जन भाषा है, कॉमन मैन की लैंग्वेज है, तो निसंदेह इसका काल वैदिक संस्कृत से पहले नहीं, मात्र हाँ उससे पहले, मतलब अनादि लैंग्वेज कह सकते हैं। अनादि इसका मतलब कहते हैं उसकी स्टार्टिंग नहीं है। व्यक्ति ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, मनुष्य ने, मन है, वचन है, काय है, वो हमेशा रहे हैं, भाषा का प्रयोग किया है। और जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिसको हम नाम नहीं दे सकते, तो एक ही नाम देंगे और वो है प्राकृत। जो बौद्ध ग्रंथ है, महावंश, जातक आदि, प्राचीन जैन सूत्र हैं, अश्वघोष के नाटक हैं, इनके साहित्यिक कृतियों ने इन भाषाओं को मान्यता दी। पाली को मान्यता दी बौद्ध ग्रंथों ने, प्राकृत को दी जैन सूत्रों ने, और अपभ्रंश तो मैं कह रहा हूं ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, इस पर बाद में बात करेंगे। जो भाषा असंस्कृत थी, संस्कृत का मतलब गुरुजी ने हमें समझाया था, जिसको संस्कारित, मतलब संस्कार करते हैं ना, मुंडन करते हैं, सिविलाइज, जिसके लिए व्याकरण तैयार कर दी, रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, वो संस्कृत थी। और जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहजी बोली और समझी जाती थी, वह प्राकृत कहलाई, वो भाषा प्राकृत थी। तो मैं समझता हूं कि आप इस प्राकृत के ओरिजिन में आपको किसी तरह का संदेह नहीं होगा। ये संस्कृत से भी पहली बोले जाने वाली और अनादि काल से बोली जाने वाली भाषा है। देखिए, वैसे तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं को हमने 500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी 1500 वर्ष का समय दिया है। ये तीनों ही प्राकृत हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूं। पाली को प्रथम प्राकृत कहेंगे, और प्राकृत तो प्राकृत नाम ही है, ये द्वितीय प्राकृत है, क्योंकि इसका लिटरेचर बौद्ध लिटरेचर के बाद का है, इसलिए इसका सेकंड
स्टेट पर नाम आया है। अभ्रंश तृतीय प्राकृत है। यहां जिस प्राकृत को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये द्वितीय प्राकृत को ही प्राकृत अर्थ में प्रयुक्त किया जा रहा है। मतलब हमारा जो फोकस रहेगा वो द्वितीय प्राकृत पर रहेगा। आइए, प्राकृत के धर्म, प्रदेश, प्रयोग, लेखन आदि के आधार पर कई भेद किए गए हैं। अब धर्म के बेस पर आपने देख ही लिया, बौद्ध और जैन के बेस पर हम देखें तो एक को पाली कह दिया, एक को प्राकृत कह दिया। प्रदेश के बेस पर मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। प्रयोग और लेखन के बेस पर भी हमने इसके भेद कर दिए, जिनमें मुख्य सोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, केकय, टक, ब्राचट, खस, ये कुछ नाम है प्राकृत के। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लेता हूं सोरसेनी। यह प्राकृत है। यह प्राकृत मूलतः मथुरा या सूरसेन के आसपास की बोली थी। सूरसेन राजा रहा है, गुरुजी ने जो हमें बताया था और जो मुझे याद आ रहा है शायद ऐसा ही था। अगर मैं कहीं गलती पर होऊंगा तो गुरुजी माफ करेंगे और मेरी गलती का सुधार करेंगे। तो यह प्राकृत मथुरा, मथुरा का मतलब जहां मैं बैठा हूं फरीदाबाद बल्लभगढ़, यहाँ से 120 किलोमीटर है। तो उसके आसपास की भाषा, वैसे तो हम उसे ब्रिज भाषा कहते हैं, और ये ब्रिज भाषा तो उस प्राकृत का कोई मॉडर्नाइज वर्जन होगा। ये उसके आसपास की भाषा थी, सोरसेनी प्राकृत है ये। पैशाची, महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख है। महाभारत में आता है पिशाच। ये उत्तर पश्चिम में कश्मीर के पास रहते थे। पैशाची में साहित्य नहीं के बराबर है। एक बात जो मैंने अपने स्वाध्याय से जाना, मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पैशाची प्राकृत में मैंने लिख तो ये दिया साहित्य नहीं के बराबर है। वो आज की स्थिति है। वैसे तो पैशाची में सबसे ज्यादा रिच साहित्य होता था। मैं कश्मीर के साहित्य की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा रिच साहित्य अगर किसी प्राकृत का होता था वो पैशाची थी। ये कश्मीर भी बर्बाद हुआ और वहां का साहित्य भी बर्बाद हुआ। इसलिए आज हमारे पास पैशाची में साहित्य नहीं के बराबर है। महाराष्ट्री, इसका मूल स्थान नाम से क्लियर है, महाराष्ट्र है। मागधी, बिहार के आसपास का क्षेत्र, इसका क्षेत्र मगध के आसपास का है। मगध, मागधी के अंदर कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती, कोई इंडिपेंडेंट उसका अपना लिटरेचर नहीं है। अर्धमागधी, एक मागधी है एक अर्धमागधी। अब देखिए, सोरसेनी जो मथुरा का रीजन है और जो मगध का क्षेत्र है, इसके बीच में जितना भी क्षेत्र आ जाता है उसके बीच में बोली जाने वाली भाषा अर्धमागधी है। ठीक है, ये क्लियर है। सोरसेनी मथुरा और मगध देश प्रदेश के बीच का जो रीजन है उसके बीच में बोली जाने वाली प्राकृत अर्धमागधी है। इसका प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। अभी जैन साहित्य जिसकी हम बात करेंगे, जो हम पढ़ने जा रहे हैं जिस प्राकृत में, उसमें मुख्यतः अर्धमागधी रहेगी, सोरसेनी रहेगी, क्योंकि अर्धमागधी में सोरसेनी तो वैसे ही आ गई, और महाराष्ट्री भी रहेगी। जो हमारा फिलोसफिकल पार्ट है, आध्यात्मिक पार्ट है जैनिज्म का, वो प्राय अर्धमागधी और सोरसेनी में है, और जो काव्य है वो महाराष्ट्री में है। केकई, राजा दशरथ की पत्नी केकई, इसका क्षेत्र प्राचीन केकई प्रदेश था। ये केकई रावलपिंडी के आसपास का इलाका है पाकिस्तान का, कुछ अफगानिस्तान के साथ मिलता हुआ। टक, यह पंजाबी का क्षेत्र है। यह पंजाबी मतलब पाकिस्तान वाला पंजाबी और हमारे वाला पंजाबी। देखिए, प्राकृत नेचुरल लैंग्वेज है, वो कहीं भी बोली जाती हो। ठीक है कि यहाँ पर पंजाबी क्षेत्र आ गया, हरियाणा का नाम नहीं आया, पर जो कुछ भी हम हरियाणवी में बोलते हैं ना, वो भी तो हमारी प्राकृत है। पर जिन भाषाओं का लिटरेचर उपलब्ध रहा उसको हमने नामकरण किया। हरियाणवी में लिखते कहां थे, पढ़ते कहां थे, इसलिए कोई नाम ही नहीं है उनका।
आप इन भाषाओं के आधार पर यह भी समझ सकते हैं कि एजुकेशन एरिया कहां तक रहा होगा। वराचट यह प्राचीन सिंध है। खस जितना भी पहाड़ी एरिया है, हिमाचल, गढ़वाल, कुमायूं तथा नेपाल, ये खस, यह प्राकृत उस क्षेत्र में बोले जाने वाली प्राकृत है। मैं समझ पा रहा हूं कि आपने जो प्राकृत के डिफरेंट टाइप्स हैं उनको समझा है, और मैंने क्लियर भी कर दिया कि हमारा जो फोकस रहेगा वो अर्धमागधी, सौरसेनी और महाराष्ट्री। आइए, प्राकृत सीखने के लिए सबसे पहले जो आवश्यक सामग्री हमें चाहिए वो है प्राकृत की वर्णमाला। शायद मैं कुछ आगे चला गया। अरे व्हाट हैपेंड? मुझसे शायद कोई गलती हुई है। एक पेज मेरे पीपीटी का मुझसे लगता है, कोई बात नहीं, वो डिलीट हो गया कहीं, मुझे ऐसा लगता है, बाय मिस्टेक वगैरह है ना, वही रखिए। गुरुजी, हाँ वो जो री वाला पेज है ना, वही रख लीजिए। इसके नहीं, next हाँ मैं पे। समझ रहा हूँ, री वाला उसमें स्वर आ जाते हैं, फिर भी ये गलती हो कैसे गई? बड़ा अच्छा पेज था, पता नहीं। सर ये कोई बात नहीं, कोई बात ग्रुप नहीं, पे कोई भी बात शेयर नहीं। कर देना हमारे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं कर दूंगा उसको, मैं उसी को रखता हूँ। जी। देखिए, जो वर्ण है उसमें स्वर और व्यंजन की हम बात करेंगे। प्राकृत में 8 स्वर हैं जो पाए जाते हैं। ए, आ, ई, उ, ओ। ए, ई, उ, ओ। ए, ई, उ। ये मूल स्वर ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ। ये दीर्घ स्वर हैं, और ओ संधि स्वर है। एम आई राइट प्रीति जी? सर ए और ओ दोनों संधि स्वर हैं। ए और ओ बिल्कुल सही है। ए और ओ यानी ए, ई, उ, ये ह्रस्व और मूल स्वर हैं। ए, ई और उ। और ए और ओ ये संधि स्वर हैं, मतलब दो स्वरों के मेल से बने हैं, और जिसे हम बड़ी ई कहते हैं, ई और उ, ये दीर्घ स्वर है। आइए, प्राकृत में 8 स्वर हैं। जो स्वर नहीं पाए जाते, अब उनकी बात करते हैं। वर्णमाला को समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। गुरुजी इसको रू बोलते थे, हम इधर री बोलते हैं, री, ऋषि। ए, औ, लरी, ये स्वर नहीं पाए जाते। मतलब ये स्वर प्राकृत में नहीं पाए जाते। जो नहीं पाए जाते तो उनका कोई ना कोई अल्टरनेट होगा। वो अल्टरनेट मैं बाद में डिस्कस करूंगा। 8 स्वर के बाद मैं व्यंजन पर आता हूं कि प्राकृत के अंदर 8 स्वर हैं। कौन कौन से व्यंजन प्राकृत के अंदर पाए जाते हैं? देखिए, आपने सभी ने अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा है, क, ख, ग, घ, और ये जो 5वां क वर्ग का व्यंजन है, गुरुजी ने कहा था इसका कोई ध्वनि होती नहीं है, पर हमें बोलकर सुनाया जाता था क, ख, ग, घ, न, मतलब कुछ भी ऐसे बोल देते थे। आप कुछ भी बोलिए,
ये कै वर्ग के हैं क्योंकि इनका पहला अक्षर कै से स्टार्ट होता है। कंठीय कहते हैं इनको, बहुत ज्यादा समय इन पर नहीं लेंगे। च वर्ग, च, छ, ज, छ, ये जो पांचवा फिर है च वर्ग का, अनुनासिक है ये। इसका भी कोई इंडिपेंडेंट अपना साउंड नहीं है, आप कुछ भी इसको साउंड दे सकते हो, आप फ्री हो। तालव्य, ट वर्ग के पहला अक्षर जो है उसी के नाम पर हमने उनका वर्गीकरण किया है, ट, ठ, ड, ढ, न। ट वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से ये 5 वर्ग हैं। 5 × 5 25, 25 तो ये व्यंजन हो गए। र, ल और व, 3 ये व्यंजन जो हैं इनको हम तरल व्यंजन कहते हैं। स और है, इनको उष्ण व्यंजन कहते हैं। एक हमने नाम दिया इनको। अब देखिए, एक तो हमने कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य। ये तो कंठीय है, मतलब बोलते हुए किस वोकल कॉर्ड का यूज होता है, हमारी जीभ कहाँ कहाँ टच करती है, ये होठ का प्रयोग होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया है। एक और वर्गीकरण है अघोष अल्पप्राण। आप कलर को देखिए, मैंने ब्लू कलर में लिखा है अघोष अल्पप्राण। हर वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त, प, ये सारे के सारे अघोष अल्पप्राण कहलाते हैं। अघोष, अघोष मतलब हार्ड, थोड़ी सी हार्शनेस सी है इसमें, रूखापन है। क, च, ट, त, प। अल्पप्राण, प्राण ऊर्जा का प्रयोग अल्प मात्रा में होता है। अघोष महाप्राण, हर वर्ग का दूसरा अक्षर, आप देख सकते हैं, कलर से पहचान सकते हैं, ख, छ, ठ, थ, फ। ये अघोष है, ये भी हार्ड है, हार्शनेस है, पर ये महाप्राण है क्योंकि इनके बोलने में पहले वाले अक्षर की अपेक्षा प्राण ऊर्जा ज्यादा प्रयोग में होती है। ख और कै को बोल करके देख लीजिए, पता लग जाएगा कि किस में दम ज्यादा लगा। अब देखिए ग, ये ग्रीन सा कलर में मैंने लिखा है, तीसरा, हर वर्ग का तीसरा अक्षर। सघोष अल्पप्राण, सघोष थोड़ी सी मिठास कह सकते हैं आ गई, सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस। सघोष अल्पप्राण, सघोष है ये, ठीक है, सॉफ्टनेस है, और इसमें भी बोलने के अंदर प्राण ऊर्जा अल्प मात्रा में प्रयोग में आती है। उससे नेक्स्ट जो अक्षर हैं घ, छ, ठ, ध, भ, ये भी सघोष हैं, पर ये महाप्राण है, उसी के सघोष के महाप्राण। और हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है ये अनुनासिक है, नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रयोग होता है, और ये सघोष है और अल्पप्राण है। आप किसी भी अक्षर के बोलने में प्राण ऊर्जा का कितना प्रयोग होता है उसका आधार, और उसमें सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है वो एक आधार है, उसके बेस पर हमने आगे ये वर्गीकरण किया। ये जो तरल हैं र, ल, व, ये सघोष अल्पप्राण तरल व्यंजन है। और स और है ये उष्ण है, गर्माहट, महाप्राण उष्ण है। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रट लेना, रटना सबसे बढ़िया है, याद कर लो कि अघोष सघोष। जब गुरुजी हमें पढ़ा रहे थे ना, तो हम सोचते थे कि ये गुरुजी अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण हमें जो समझा रहे हैं, शायद इनको स्किप करके और हमें सीधा प्राकृत शब्दों पर ले आए। पर जब वो प्राकृत शब्दों पर हमें लेके आए तब हमें समझ में आया कि ये कितना जरूरी था, और ये आपको पता भी है, और जब हम आगे डिस्कस करेंगे आपको कंफर्मेशन भी हो जाएगी। आइए, जो ये व्यंजन है उनके साथ संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं हम। संयुक्त यानी दो व्यंजन कॉम्बिनेशन में यूज होंगे, पर उनके बीच में स्वर नहीं होगा। देखिए, कोई भी व्यंजन है क, पर वो जो क लिखा जाता है
इसका मतलब उसके अंदर ए मिक्स हो गया है, ए मिल गया है, तभी वो क है। ये जो मैंने अब सहजातीय संयुक्त व्यंजन, आप क वर्ग को ले लें। क वर्ग में हमने 8 क वर्ग के 8 संयुक्त व्यंजन लिए हैं। क वर्ग के कैसे लिए हैं? ए घोष का ए घोष के साथ संयुक्तिकरण किया है, क का क के साथ और क का ख के साथ। गुरुजी बोलते थे ये सही, तो क पता नहीं क्या है, क ख, ठीक है। क का क के साथ, क का ख के साथ, से घोष का से घोष के साथ। उसके बाद दोनों ए घोष छोड़ दीजिए, क और ख, उसके बाद ग और ख पे आ जाइए। ग का ग के साथ यानी खुद के साथ, और फिर अपने नेक्स्ट से घोष के साथ, ग का ग के साथ और ग का घ के साथ। तो 2 और 2 4, 2 ए घोष और 2 से घोष, 4 संयुक्त व्यंजन क वर्ग के ये हो गए। अब जो 5वां अनुनासिक था, जिसको हम गलती से कोई ना कोई ध्वनि देते हैं, न होना, पता नहीं क्या बोलते हैं, क ख ग न, उसकी ध्वनि मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे देनी है। तो उस 5वें अनुनासिक का बाकी चारों के साथ संयुक्तिकरण कर दो। होना का क के साथ, ख के साथ, ग के साथ और घ के साथ, 4 ये हो जाएंगे। 4 पहले वाले 8 क वर्ग के संयुक्त व्यंजन हैं। अब आइए च वर्ग के। जैसे क वर्ग के हमने डिसाइड किए, ऐसे ही च वर्ग के हैं आपके सामने, समझ पा रहे होंगे। ए घोष का ए घोष के साथ, च का च के साथ, च का छ के साथ, से का से घोष का से घोष के साथ, ज का ज के साथ, फिर अपना उसका नेक्स्ट ज का झ के साथ। फिर जो 5वां अनुनासिक है च वर्ग का, उसका पहले चारों के साथ। तो 8 ये हो गए। क वर्ग और च वर्ग में एक खास बात ये देखिए, जो अनुनासिक का है उसका अपने साथ कोई भी संयुक्तिकरण नहीं हुआ है। न का और न का 5वें संयुक्त व्यंजन का, क वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है, उसका स्वयं के साथ, खुद के साथ कोई संयुक्तिकरण नहीं हुआ है, और ना ही च वर्ग का। तो इसलिए 8 8। ट वर्ग में देखिए 4 तो वही हैं, ट ट ट ठ ड ड ड ढ, ए घोष ए घोष से घोष से घोष, 4। जो 5वां अनुनासिक था, उसका ट के साथ, ठ के साथ, ड के साथ, ढ के साथ और स्वम के साथ भी न न, इसलिए यहां संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई। तो 9 ये हो गए। अब आगे के जो भी रहेंगे, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, सभी के इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे। 9 9 9, त में त का त के साथ, त का थ के साथ, द का द के साथ, द का थ के साथ, इस तरह से करते जाइए। 9 9। अब आइए पांचों वर्ग के सहजातीय आप समझ गए, हमने जो संयुक्तिकरण किया है उसी वर्ग में किया है, इसलिए सहजातीय हैं। अब ल, जो पीछे हमने 3 और बताए थे, ये 3 र ल व, अब इन 3 तरल जो थे, इनका देखते हैं कैसे संयुक्तिकरण हुआ। ल का ल के साथ हुआ है, व का व के साथ हुआ है, स का स के साथ हुआ है, र का नहीं हुआ। ठीक है, र ल व ओ स का हो गया, जो उष्ण था। है का है के साथ नहीं है, तो 3 ये हैं, क्योंकि ल का ल के साथ है, सहजातीय हो गया, उसी जाति का है। व का व के साथ है, सहजातीय होगा। स का स के साथ है, ये भी सहजातीय होगा। तो ये संख्या अगर हम लें 8 8 9 9 9 3, ये 46 हो जाते हैं, 46। अब वी जातीय का मतलब, अब वी जातीय तो आप कितने भी बना लो, मर्जी आपकी, बनाते जाओ। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन पकड़ो और किसी के साथ लगा दो, वी जातीय हो जाएगा। परंतु प्राकृत भाषा में वी जातीय तो आपके बहुत बन जाएंगे। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कोई बैठा होगा, अभी बता देगा सर वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सर इतने वी जातीय बनेंगे, आप बना लेना वी जातीय। परंतु उन सारे वी जातीय में से सिर्फ 6 वी जातीय प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं, सिर्फ 6। कौन कौन से?
तय वर्ग का जो अनुनासिक है अण उसका है के साथ, तय वर्ग का जो अनुनासिक है न उसका है के साथ, पै वर्ग का जो अनुनासिक है मैं उसका है के साथ। देखिए कितनी बढ़िया है, मतलब तय तय और पै वर्ग के अनुनासिक खुद के साथ भी संयुक्तिकरण करते हैं, वो सहजातीय है, पर वो है के साथ भी करते हैं, वो विजातीय है। तो 3 हो गए, अण है, न है, मैं है। अब ये य का है के साथ, ल का है के साथ, और एक द के नीचे जो र की मात्रा लगी है द्र, 3 ये और मिलते हैं, तो टोटल 6 विजातीय संयुक्त व्यंजन ये हो गए। 46 + 6 टोटल 52 संयुक्त व्यंजन प्राकृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। इनसे अलग ना तो आपने प्रयोग में लाने और ना आपको देखने को मिलेंगे। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है कोई अपवाद रहा हो। मैं बार बार कहता हूं कि अगर मैं बोलने में कोई भी गलती करूंगा तो उसका सुधार करेंगे गुरुजी बाद में, कि आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं था। तो ये 52 इनको तो पक्का कर लो कि ये जहां मिलते हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। ओके, 46 सहजातीय और 6 विजातीय, 52 संयुक्त व्यंजन। तो 8 तो हमारे पास स्वर हो गए, 30 वो व्यंजन थे पहले, 38 और 52 संयुक्त व्यंजन, टोटल संख्या हो गई 90। तो ये वर्णमाला हमारी तैयार हो गई। अब वर्णमाला तैयार हो गई ना, वर्णों की एक माला बना ली। अब उस माला को बहुत सुंदर रूप देने की, आपको पहनाने की, आपका स्वागत करने की तैयारी होगी। वर्णमाला तैयार है, पहले इसको तैयार कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मैंने, देखिए अभी मैंने कहा था कि प्राकृत भाषा में कौन कौन से स्वर नहीं पाए जाते, जिसे हम री बोलते हैं, गुरुजी रू कहते थे, ए औ और री। इनके वैकल्पिक रूप, अल्टरनेट फॉर्म, जो री है, रूप जिसे बोलते हैं, उसकी जगह ए प्रयोग में आ सकता है, ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आ सकता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि री के जगह रू बोलने तो ज्यादा अच्छा है, ए, ई, ऊ और री ये प्रयोग में आ सकते हैं। आई, एक तो ए होता है, उस पर मात्रा नहीं होती, ये आई है। इसकी जगह जैसे आपने बोला वैसे ही प्रयोग में ले लिया, आई बोला, आई प्रयोग में भी आई, है ना। देखो नेचुरल, प्राकृत की ये खूब खासियत है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और नेचुरल है। अरे जब हमें बोलना ही आई है, री बोलना है, हम यहाँ री बोलते हैं, तो इसको री बोलते हैं, तो लिखते क्यों है ऐसा? तो री लिखो ना, र के साथ मात्रा लगा दो, हो गया री, नेचुरल है ये। आई, आई बोला तो आई लिख दिया, तो ये नहीं मिलता, आई मिलता है, ए और ई, ए भी मिलता है। औ, देखो औ बोला, तो जो बोला, जो मिलता क्या है, ए और ऊ, औ, जो बोलते हैं वही मिलता है, या फिर ओ भी मिल जाता है। ये इनके वैकल्पिक रूप है। आइए उदाहरण के द्वारा, गुरुजी ने हमें समझाया था, वही उदाहरण मैंने लिए हैं। वृषभ या ऋषभ। अब देखो वृषभ के अंदर इसका प्राकृत रूप क्या होगा, वस, वस है या उसभ। अब देखो इसके अंदर जो रू था, वह के नीचे जो ये मात्रा लगी हुई है, ये रू है, वृषभ। ये हटके ए आ गया यहां पर, ठीक है। तो वह व्यंजन के साथ ए लगाएंगे तो वह बन गया। और एक खास और बात देखो, जो षटकोण वाला श है उसकी जगह ये सिंपल स आ गया, ठीक है। इसका मतलब एक बात हम समझ सकते हैं यहां पर कि ये षटकोण वाला श प्राकृत में नहीं पाया जाता। एक नियम और तैयार हो गया। और भय का है हो गया है, इसको बाद में समझेंगे। अभी जो हमारा प्रपंचन है उसी पर नजर रखेंगे कि रू का वैकल्पिक रूप कैसे कैसे प्रयोग में आया है। अब आइए ऋषभ, ऋषभ भी बोलते हैं, ऋषभ भी। अब ऋषभ में तो सीधा देखो, री को क्या कह दिया, ऊ,
उस री या रू कहते हैं, उस रू की जगह ऊ यूज कर लिया। उसभ, देखो यहां भय को है भी कर सकते थे, पर भय भी रह सकता है। उसभ, उसभम, अजियम, जय वंदे, उसभ, ठीक है, ऋषभ नहीं आता। कृषि में देखिए आप, कै के नीचे जो ये रू की मात्रा आई है, इसको हम री ई यूज कर रहे हैं। किसी, कृषि का क्या बना दिया, किसी, यानी रू का वैकल्पिक रूप ई कैसे प्रयोग में आएगा आपके सामने है। कृषि का क्या बना दिया, किसी। और फिर देखो आप षटकोण वाले श का क्या बना दिया, सिंपल स। कई कई श थोड़ी चाहिए, जो नेचुरल है वो नेचुरल है, वो एक से काम चला लेगा। किसी। ऋण, जो ऋण है एट द रेट लिखा है, यानी वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो री का यहां री हो गया, ऋण। मतलब इस उदाहरण में रू की जगह ए कैसे प्रयोग में आएगा, ई कैसे प्रयोग में आएगा, ऊ कैसे प्रयोग में आएगा और री कैसे प्रयोग में आएगा, वो चारों प्रयोग यहां पर लिख दिए गए हैं। अब आइए, आई, आई का आई या ए, कैलाश। देखो अब आप इसको बोल के देखो, कैलाश थोड़ी बोलते हैं। अरे जो बोलते हो वही लिखो ना। बोलते कैलाश है और मात्रा लगा दी दो। वेस्ट, वेस्टेज, वेस्ट मटेरियल, दो मात्रा की जरूरत नहीं है, एक से काम चलाएंगे। कैलाश, ठीक है, कैलाश, आई की जगह ए। और फिर देखो शय, सलगम वाला शय, उसकी जगह फिर सिंपल शय। तो एक और नियम तैयार हो गया कि ये सलगम वाला शय भी प्राकृत में नहीं मिलता है। समझते जाओ, ना षटकोण वाला मिलता, ना ये शलगम वाला मिलता, एक ही शय मिलता है। कैलाश, यानी इसको कैलाश भी बोल सकते हैं। देखो आई यूज हो गया, वो दोनों मात्रा हटा दी, कैलाश। एक चीज बताऊं, वो कहते हैं ना, हम तो उसको इलिटरेट मानते हैं, तो ये आसपास के लोगों को बोलते हुए देखते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। वो कैलाश को कहते हैं, अरे कैलाश इधर आ, कैलाश। वो जो बोलते हैं ना, उसी असेंट को हमने प्राकृत में वैसे ही लिखा है, कैलाश। औषध, अब देखो औषध में औ आया, उसका औ बना दिया सीधा, औ, ए और ऊ, औ। शय, षटकोण वाला शय हटा दिया, स कर दिया, और थ का है। गुरुजी ने समझाया था हमें, वो बाद में बताएंगे। सिर्फ जो सामने है, जो नियम सामने है, फोकस उस पर रखेंगे। या फिर औ का ओ हो जाएगा, ओ सह, ओ सह, ठीक है। चलिए, प्राकृत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, कहीं भी नहीं। संस्कृत में बड़ा विसर्ग का प्रयोग होता है, क्योंकि संस्कृत वालों ने विसर्ग का प्रयोग करके अपनी भाषा में और अपने अंदर, स्वयं के अंदर दम पैदा करना था। किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग लगाइए तो लगेगा कि हाँ शब्द में दम आ गया। जब शब्द में दम आ जाएगा तो बोलने वाले में भी दम आ जाएगा, और जो बोल रहा है उसमें दम होना बहुत जरूरी है, तभी उसकी पंडिताई, तभी उसका इंटेलेक्चुअल जो फेस है वो सामने आएगा। हमने बहुत सारे मंत्र उच्चारण में देखा है, संस्कृत में ये विसर्ग का प्रयोग बहुत होता है। स्वाहा, जो स्वाहा है ना, पूरा जोर लगा देते हैं उस पर, ठीक है। प्राकृत में, पर प्राकृत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। हमें स्वाहा नहीं बोलना, कुछ करना ही नहीं है स्वाहा। प्राकृत में ये जो मैंने लाइन बनाई और ऊपर बिंदी लगाई है, अंग, ये जो भी है का प्रयोग अनुनासिक व्यंजन के रूप में हुआ है, ये आपको मिलेगा। अब देखो अंक, अंक में है ना ऊपर वो बिंदी है, और ये बिंदी किसकी है, कै वर्ग के पांचवें वर्ग की। अनुनासिक, एक बात समझ लें, अपने जो व्यंजन है उसी का अनुनासिक प्रयोग में आएगा। कै के साथ अगर कोई व्यंजन अनुनासिक प्रयोग में आएगा तो उसी के वर्ग का होगा। अब देखो वो कै, ख, ग, घ, अन, जो हम नहीं बोल पा रहे थे, यहां बोलो अंक। यहां जो ये स्वर ध्वनि आ रही है अंक के बोलने में, ये वही ध्वनि है जो कै वर्ग के पांचवें व्यंजन की है। पंच, च वर्ग का,
वो च वर्ग का जो हम नहीं बोल पा रहे थे, गुरुजी ने कहा था कि बोल के दिखाओ, चैलेंज किया था, हम नहीं बोल पाए थे, अब यहां बोल पा रहे हैं। गुरुजी ने कहा था हाँ यहां बोल लोगे। पंच, दंड, तैत है, दैद है, वो तय वर्ग का जो पांचवा अनुनासिक है, पांचवा अक्षर है जिसे अनुनासिक कहते हैं, व्यंजन के उसमें तो 15वां हो जाएगा, च वर्ग की ही बात कर रहा हूं, उसका जो अनुनासिक है दंड, आ गया नए की आवाज यहां पर, दंत, नहीं ओहो दंड, ये तो टैट है डेड वाला है, सॉरी डे से पहले, हाँ दंड, मैं गलती कह गया, दंत में तय वर्ग का है। और कंप, देखो पै वर्ग का, पै फै बै भै मैं, अब आप इसको कंप, कै न थोड़ी बोलोगे, कंप। एक और चीज है, आप इसको ना इस बिंदी को कोई और अनुनासिक ध्वनि दे के देखो, बोलो कंप को कुछ और बोल के देखो, कंप, मतलब शायद बोल नहीं पाओगे। जो बहुत सरल है वो इस मैं की ध्वनि है, कंप। सरलता, नेचुरलिटी, सिंपलिसिटी प्राकृत की विशेषता है। जो सिंपल है, नेचुरल है, तो उसको सीखना और भी आसान है। एक बात बताऊं, प्राकृत, जब ये मुझे गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष पर यह दायित्व मुझे दिया कि प्राकृत सिखाने का कार्य भार आपने लेना, और प्राकृत तो हम अपने गुरुओं के मुख से सुनते थे तो बहुत टिपिकल लगती थी, ये लगता था कि ये तो ना तो समझ में आ रही है और ना आएगी। और मुझे लगा ये दायित्व पता नहीं मुझे क्या समझ के इन्होंने दे दिया, बहुत मुश्किल है, इसका टीचर कहां से लाएंगे। अब मैं टीचर को ढूंढ रहा था, कुछ प्रयास भी किए, पर उन प्रयासों के बीच डॉक्टर तेजपाल पी सिंघवी जी जो हमारे गुरुजी हैं, उनसे मेरा संपर्क हुआ, और वो अकेले नहीं आए, अपने एक शिष्या को भी साथ लेके आए, प्रीति जी। मेरे बहुत सारे साथी मुझे भी फीडबैक देते हैं और गुरु भगवंतों के सामने भी कहते हैं कि गुरुजी के अंदर, मेरा यहाँ गुरुजी से मतलब तात्पर्य गुरुजी डॉक्टर तेजपाल पी सिंघवी जी से है, कहते हैं बहुत विनय है, वो तो हम सभी देखते हैं। आप मुझसे कई बार पूछोगे ना, मैं आपको कह सकता हूं कि पहले जो मैंने आज पढ़ाया है उसको कल पढ़ के आना, फिर प्रश्न करना। ये हमारी आदत है, नेचर में है, पढ़ाते हुए हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमें गुस्सा इसलिए आता है, हमें लगता है ये पढ़ तो रहा नहीं और प्रश्न कर रहा है। गुरुजी से आप कितनी बार पूछिए, हर बार आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, ये विशेषता है। प्रीति जी बड़ा टाइम डिवोट कर रही हैं, उनका खुद का पीएचडी वर्क चल रहा है, फिर भी हमें समय दे रही है। पूरा गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष इनका ऋणी है। तो प्राकृत भाषा में जो मेरा इंटरेस्ट हुआ, एक और कारण इसके पीछे है, ये नेचुरल लैंग्वेज है, एंड आई एम टीचर और प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। जब हम फिजिक्स को पढ़ाते हैं ना, भौतिकी विज्ञान कहते हैं, तो हम, आप 11th की फिजिक्स की बुक उठाना और वहां डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स मिलेगी। जो डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स मिलेगी वो है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी भौतिकी, प्रकृति और प्राकृतिक संघटनाओं का अध्ययन है। मेरी फिजिक्स में जो मैं पढ़ाता हूं, उसमें हम पढ़ाते ही नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना को है। ये बहुत फिलोसफिकल लैंग्वेज है। अब कहोगे सर फिजिक्स में तो कहीं नेचर है ही नहीं। कभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो समझाऊंगा फिजिक्स में नेचर से बाहर कुछ नहीं है। न्यूटन का नियम सिर्फ नेचर के नियम को ही बता रहा है और कुछ नहीं। यह अर्थ सन के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व कर रही है, ये नेचर का ही नियम है, आप थोड़ी रिवॉल्व करा रहे हैं। यहां से सैटेलाइट आपने लॉन्च किया, आपके पास थोड़ी ताकत थी, आपने तो प्रकृति के नियम को खोजा और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। जब मुझे पता लगा ये भी प्राकृतिक है, नेचुरल है, फिर तो मेरा मैच हो जाएगा, और तब से मुझे इंटरेस्ट आने लगा।
क्योंकि प्रकृति की हर चीज से मुझे बड़ा अटैचमेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट, प्राकृत भाषा के अंदर अभी जो मैंने कहा, एक तो यह श सलगम वाला और षटकोण वाला श, ये व्यंजन नहीं मिलते, इनके वैकल्पिक रूप मिलते हैं। यह अभी बता देता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उस वक्त बड़ा गुरुजी को परेशान किया था, गुरुजी ये यहाँ पर मिलता है, गुरुजी ये हमने पढ़ा है, गुरुजी आयरियानम, देखो आप कहते हो ये नहीं मिलता। और गुरुजी ने बार बार कहा रुको मैं बताता हूं, ये जो लिखा गया है इसको बोल के देखो, फिर मैं बताऊंगा कि ये लिखा क्यों गया यहाँ पर। मैं सीधी सी बात ये आ जाऊं, जो जो ये आपको मिलता है प्राकृत में कहीं लिखा हुआ, वो ये जैसी ध्वनि है, वो जैसी ध्वनि थी तो लिखने वालों ने उसको यह लिख दिया, जबकि वो ध्वनि ए या आ की थी। आयरियानम, आरियानम, आप ऐसा बोल सकते हैं आरियानम, पर जब आप बोलते हैं तो ध्वनि यह जैसी आ जाती है, तो इसलिए इस यह को लिखने में स्वीकृति मिल गई होगी, वैसे प्राकृत में यह नहीं मिलता। उसका एक उदाहरण देखो, अगर यह मिलता तो यावत, देखो यावत में ये तय के साथ जो हलंत है ना, इसका मतलब आखिरी अक्षर कौन सा है, तय के साथ हलंत है, ये प्योर व्यंजन है। अगर ये हलंत नहीं होता तो तय के साथ हम ए मानते, यानी स्वर मानते। प्राकृत के अंदर पदांत, पद के अंत में मात्र व्यंजन नहीं होता, यानी इस तय के साथ व्यंजन है तो ये नहीं होगा, इस तय को तो काटा मार दो, हटाओ यहां से, इसे प्राकृत के नियम को वायलेट कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं यह नहीं होता, तो यह की जगह वैकल्पिक रूप क्या है, जय है। तो इस यावत को हमने बना दिया, हमने प्राकृत ने बना दिया जाव, तय को हटा दिया नियम के तहत और यह का जय बना दिया। अगर यह होता प्राकृत में एक्सेप्टेबल होता तो इसको याव लिखते ना, फिर जाव लिखने की क्या जरूरत थी। कहीं कहीं मिला, उसका कारण आपको गुरुजी ने बताया था, मैं भी बता रहा हूं। वो जो यह मिला वो यह श्रुति कहलाती है, यह की ध्वनि है, वो लिखा गया है, बस लिख दिया, वैसे प्राकृत में यह नहीं मिलता। श सलगम वाला ये भी नहीं मिलता, तो इसके अल्टरनेट क्या है, स सिंपल या छ भी मिल जाता है। षटकोण वाला श नहीं मिलता, तो इसके अल्टरनेट क्या है, स और छ। दोनों के हमने नए नए अल्टरनेट नहीं ढूंढे, जो शलगम वाले के हैं वही षटकोण वाले के हैं। अब देखिए कैसे, शाखा, अब ये शा श, इसका स कर दिया और ख का फिर है कर दिया, है, है का है कर देते हैं, ख का है कर देते हैं, घ का है कर देते हैं। गुरुजी ने समझाया था, जब समय आएगा तब इसका डिस्कस करेंगे। शकट, श को देखो कैसे छ में प्रयोग किया, छक्कड़। अब ये संयुक्त व्यंजन आ गया और ट का ड आ गया, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। सिर्फ हमने यहाँ पर इस बात पर स्ट्रेस करना है कि श का छ हो गया। शिष्य, देखो इस शिष्य के अंदर श भी है और षटकोण वाला श भी है, तो ये हो गया शिष। पहले श को स बनाओ, और जो संयुक्त व्यंजन है आप देखो ये तो मिलना ही नहीं चाहिए। शिष्य में देखो ये कौन कौन सा है, षटकोण वाला श और ये संयुक्त व्यंजन अभी हमने डिस्कस किए थे। ये पहली बात तो वी जातीय है और ये ओ वी जातीय है जो प्राकृत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए मारते हैं काटा। तो इस षटकोण वाले स के जगह आधा स लाएंगे, फिर उसी का भाई ले आएंगे बड़ा शिष, शिष्य का बन गया शिष। ठीक है, जो छोटा भाई उसी के साथ उसका बड़ा भाई। षष्ठी, अब देखो श की जगह छ आया, छठी। बड़ी कॉमन सी बात है, यहाँ बच्चे कहते हैं कौन सी क्लास में पढ़ता है, षष्ठी कोई नहीं कहता, छठी क्लास में, छठी। षोडश, 16, 16 हम भी बोलते हैं, 16 को 16। कितनी सिंपल भाषा है। यह का व्यंजन रूप में उपयोग नहीं हुआ है, परंतु पद मध्य में ए आ की ध्वनि यह या जैसी सुनाई देती है।
जहां ए या आ होना चाहिए था, जब बोलने लगे तो ए ये या जैसा सुनाई देने लगा, इसलिए ये या लिख दिया, जिसे यह श्रुति के नाम से जाना जाता है। असंयुक्त अवस्था में अनुनासिक, ये जो क वर्ग का अनुनासिक है और च वर्ग का अनुनासिक है, का प्रयोग प्राकृत में नहीं पाया जाता। असंयुक्त अवस्था में मतलब संयुक्त में तो है, आपको पता है। इस न का जो क वर्ग का अनुनासिक है उसके कितने थे संयुक्त? 4, क के साथ, ख के साथ, ड के साथ, ढ क ख ड ढ है, क ख ग घ, क ख ग घ, चारों के साथ। संयुक्त में तो मिल जाएगा, असंयुक्त अवस्था में इनका प्रयोग नहीं पाया जाता। हेमचंद्र अपभ्रंश प्राकृत में इनका संयुक्त प्रयोग उपलब्ध है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। संयुक्त व्यंजन, शब्द के अंत में स्वर रहित व्यंजन नहीं होते, बिना स्वर के व्यंजन नहीं मिलेंगे। जैसे यावत में तय को उड़ा दिया था हमने, प्राकृत कहती है ऐसा नहीं होगा, यावत। This is end of my lecture 1 on Prakrit. Thank you very much. मैंने कोशिश की गुरुजी से जो पढ़ा उसको पीपीटी के थ्रू आपको डिलीवर कर सकूं। ये मौका भी गुरुजी के कारण ही मिला, और मैंने तो सहज भाव में उस दिन कहा था कि नहीं, क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एंड देन आई थॉट कि भाई अच्छा है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। मेरे में जो भी कमी रही मेरी थी, ठीक है, उसको मैं स्वीकार करूंगा। आपने जो पूछना है, क्वेरीज लेनी है, तो गुरुजी के लेक्चर में लेना, क्योंकि मैं आपको शायद सेटिस्फाई ना कर पाऊं, और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा अभी स्टेज पर। ओके, एक मेल आईडी मैंने लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, jpsorg12345@gmail.com। कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपने करना हो, मैंने एक, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जैन फिलैंथ्रोपिक एंड स्कॉलस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, उसका ईमेल एड्रेस है, आप इस पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I would like to know your feedback. If any one of you want to give some suggestions to me to improve this lecture more better way, you can write me directly. प्रीति जी ने हैंड रेज किया। हैंड रेज, प्रीति जी आप तो को होस्ट हो, आप तो खुद को अनम्यूट कर सकते हो। कहीं मुझसे गलती हुई है क्या? सर नहीं, को होस्ट अनम्यूट के हिसाब से नहीं, जस्ट आई एम फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द क्लास, दैट्स ऑल। आपका लेक्चर और अच्छा था, इट वाज गुड एंड इंफॉर्मेटिव। बेसिक लर्नर्स जो नए ज्वाइन हुए उनके लिए इट वाज वेरी गुड दिस थिंग। एंड गुरुजी आ गए? बहुत अच्छे से समझाया गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी आए हैं। गुरुजी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। जी गुरुजी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जय। हाँ, थैंक यू, मेरी दक्षिणा मुझे मिल गई। आपकी रचना आपको मिल गई। मिल गई। ये जितने भी स्क्रीन पर हैं, ये सारी आपकी रचनाएं हैं। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि मैंने it is mutual. I am thankful to you that we could meet each other or contact each other, और हम इस बात को आगे बढ़ा सके। और मैं भी ताक में था कि भाई कुछ अपना जो है मेरे पास वो बढ़ जाए तो मुझे थोड़ा ठीक लगे। तो आपने मुझे मौका दिया, और आपको एक आपके काम के लिए एक आदमी मिल गया। दोनों को कुछ कुछ मिला। ये तो हमारा सौभाग्य रहा। No, it was nice, and I'm so happy that you could follow whatever was said.
कहीं कहीं तो लगा कि वर्ड टू वर्ड आपकी मेमोरी पर मुझे दाद देनी पड़ेगी। वेरी गुड, गुरुजी बहुत मैंने अच्छा लिख था। मैं लिख नहीं पाया, पर हाँ मैं कहता हूँ ना कि जब आप चंदन की लकड़ियों में हाथ डालोगे तो खुशबू तो बरकरार रहेगी। तो जी, मैं सुनता था आपको, हाँ मैंने मिस कोई नहीं किया और हाँ बड़े जी। ध्यान से सुनता हूँ। उसका कारण एक और है, क्योंकि आपके वो सभी लेक्चर्स को मॉनिटर तो मुझे ही करने होते हैं, किसको म्यूट करना है किसको अनम्यूट करना है, तो मुझे बड़ा अटेंटिव रहना होता है। जी उस अटेंशन का मुझे ये फायदा हुआ कि जो आप कह रहे हो हाँ वर्ड टू वर्ड मुझे याद हाँ, रहता है। नहीं तो मेमोरी को तो दाद ये देनी तो पड़ेगी। आप हमारे जितने भी गुरु भगवंत हैं जी सबके पास फीडबैक पहुंचता है। अभी हाँ बलवान जी ने जो हमें फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद गुरु जी को कहा, गुरु भगवंतों को, कि गुरु जी हमें बस सौभाग्य से मिले हैं और कमाल है। आपने ये उत्तर भारत में, ये कह देता हूं, ये रीजन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुरु जी सुदर्शन संघ के श्रावक, प्राकृत के विद्वान कितने लेवल के बनेंगे, उन सब के लिए वो हमेशा आपको याद रखेंगे। क्यों? ये तो मेरी यहाँ कुंदवानी होगी। यहाँ ये ये तो कुछ नहीं जानते थे, मेरी बात सुनो, बिल्कुल कोरे। गुरु अच्छा। गुरु जो बोलते थे, करई हाँ करीता पारई पारिता, बस हाथ जोड़ के मत हाँ नतमस्तक होकर के सुन लेते थे। आज हाँ आपने ये ललक हमारे अंदर पैदा कर दी है हाँ कि भाई हम इसे समझें और आगे चलें। आप सभी जी से ये है कि नेक्स्ट हाँ कल की क्लास गुरुजी की होगी। हाँ बहुत बढ़िया तरीके से गुरुजी इस क्लास को रन कर रहे हैं। ठीक है, कल गुरुजी जी की क्लास में हम सभी बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी ओके, और जी। अब हम अंत में गुरु सुदर्शन आरती लेंगे। ठीक है, सर मंगल हाँ मंगल पाठ गुरुजी। भाई दो, ही आज दें। आज तो इनसे लें। सर आज आप कृपा करिए मंगल पाठ की। मैं बताऊं सच में, मैं अगर जी मंगल पाठ बोलूंगा तो बीच में कहीं गड़बड़ कर सकता हूँ, मतलब संभावना बनी रहती है, इसलिए मैं बोलता नहीं। फिर दूसरी बात यह है, मैंने अभी उस लेवल पर नहीं हूं कि मैं मंगल पाठ का उच्चारण करूं, मेरा लेवल नहीं है। मैं श्रावक वृत्ति में कहीं भी नहीं हूं, कहीं भी नहीं, बस। आपकी बात को सुन तो लेता हूँ, मगर मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते आप। ठीक है। बड़े भाई की आज्ञा से, गुरु भगवंतों की आज्ञा से, श्रावक श्राविकाओं की आज्ञा से, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वैद्यायणम, नमो लोये सव साहुणम। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो दम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुत्तमा अर्यंता लोकुत्तमा, सिद्धा लोकुत्तमा, साहू लोकुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्यन्ति शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख शरण जगत में और शरण न कोई, जो भवी प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होई। जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव।
गुरुदेव सुदर्शन जी, गुरुदेव सुदर्शन जी, भाव वंदना उनकी, भाव वंदना उनकी, है दुख मोचन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी। नाम स्मरण करते ही मन की कली खिलती, मेरे मन की कली खिलती, ज्ञान ध्यान जप तप की, ज्ञान ध्यान जप तप की, प्रेरणा है मिलती। गुरुदेव सुदर्शन जी। मन की हर चिंता का समाधान होता है, समाधान होता। माँ की गोद में बालक, माँ की गोद में बालक, है निर्भय सोता। गुरुदेव सुदर्शन जी। जन्म स्थान रोहतक था, हे सुंदरी नंदन। तुम थे सुंदरी नंदन, पिता चंदगी के सुत, पिता चंदगी के सुत। को शत शत वंदन। गुरुदेव सुदर्शन जी। बाबा जगुमल के पीछे चल चल कर, हाँ पीछे चल चल कर, पाए मदन लाल जी, पाए मदन लाल जी। पावन तम गुरुवर। गुरुदेव सुदर्शन जी। जीवन को चमकाया, धर्मोद्योत किया, था धर्मोद्योत किया। दुखित खिन्न जनता को, दुखित खिन्न जनता को, सच्चा स्नेह दिया। गुरुदेव सुदर्शन जी। दर्शन प्रवचन चिंतन संयम अनुपम था। हाँ संयम अनुपम था। करुणा दया क्षमा का, करुणा दया क्षमा का, पावन संगम था। गुरुदेव सुदर्शन जी। सबके हृदय में बैठे, सबके सहारे हो। तुम सबके सहारे हो। पावन चरण शरण से, पावन चरण शरण से, नाव किनारे हो। गुरुदेव सुदर्शन जी। अपनी कृपा का हम पर सदा हाथ रखना। तुम सदा हाथ रखना, दूर न जाने देना, दूर न जाने देना। हमें साथ रखना।
गुरुदेव सुदर्शन जी। संगरूर शहर में दीक्षित पाया संयम धन। हाँ पाया संयम धन। शालीमार दिल्ली है, शालीमार दिल्ली है। पुण्य भूमि पावन। गुरुदेव सुदर्शन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी। भाव वंदना उनकी, भाव वंदना उनकी, हे दुख मोचन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी। भाव वंदना उनकी, भाव वंदना उनकी, है दुख मोचन जी। गुरुदेव सुदर्शन जी।